विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं अपनी देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से। देवनागरी लिपि की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बड़ा प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन लगभग 4-5 विशेषताएं पूछ ली जाती है। लेकिन फिर भी इनकी जो विशेषताएं यहाँ पर बहुत सारे मैंने बताई है, इनमें से भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये छोटे छोटे प्रश्नों वाला टॉपिक भी है, क्योंकि 2 अंक का टॉपिक है। हो सकता है इसमें 2 अंक के लिए छोटे छोटे प्रश्न भी दे देवे। तो इसकी पहली विशेषता है, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हम जब लिखते हैं ना, कोई भी लाइन लिख रहे हैं, यहाँ जो मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिख रखा है, तो इनकी शुरुआत किस तरफ से की है? बाईं तरफ से। और किस तरफ आगे बढ़े हैं? दाईं तरफ। सबसे प्रमुख विशेषता होती है ये, किसकी? देवनागरी लिपि। आप उर्दू को देखिए, उर्दू है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कभी देखा होगा आपने? यहाँ उर्दू के जो ज्ञाता है उनसे आप पूछना, उनकी लिखने की शैली को आप देखना भी। इसके बाद में दूसरी विशेषता है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला है कि राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने शब्द बोला राम, जो शब्द बोला वैसा का वैसा लिखा। अंग्रेजी में ऐसा थोड़ी होता है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं नाइफ, हमने बोला क्या? नाइफ। और जब अंग्रेजी लिखते हैं तो हम के से शुरू करते हैं, जैसा बोला वैसा नहीं लिखा ना। लेकिन अपनी हिंदी में क्या है? जैसा बोला, जैसा हमने उच्चारण किया, वैसा ही हमने उसको लिखित स्वरूप दिया। उसके बाद में संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। ये लिपि स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्णों में बंटी हुई है। इसके बाद में अगली विशेषता, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। मैंने अपने पहले वीडियो जिसमें हमने वर्ण पर विचार किए थे, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो व्यंजन होते हैं उसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। संस्कृत भाषा में उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया, कै से लेकर के मैं तक। और हिंदी में उन्हें स्पर्श व्यंजन न कह करके उन्हें वर्गीय व्यंजन कहा गया। उनके वर्ग बने, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। मैंने इनका उच्चारण भी आपको बताया होगा कि कै का उच्चारण कंठ से होता है। तो कै वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उन सारे वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, क, ख, ग। इसी तरह से च को लेते हैं, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण तालु से होता है। ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग के वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। और प वर्ग के वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो ये जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन की यही विशेषता है कि सारे के सारे वर्ण का उच्चारण स्थान एक ही होता है। इसके बाद में इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। हम अपनी हिंदी भाषा का जो उच्चारण करते हैं, इस स्वरूप में, इस शैली में हम दूसरी भाषा भी बोल सकते हैं। आप देख लो ना, हमारी अंग्रेजी देखो उच्चारण करने का तरीका, और जो अन्य जो देश है, अमेरिका को ले लो या ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जो भी देश हैं, उनकी अंग्रेजी भाषा का लो, उच्चारण में काफ़ी भिन्नता है। हमारी अंग्रेजी उच्चारण में और उनके अंग्रेजी उच्चारण में काफ़ी भिन्नता मिलेगी हमें। जबकि हमारे भिन्नता क्यों मिल रही है इतनी? क्योंकि हमने हिंदी के स्वरूप के समान ही अंग्रेजी का उच्चारण किया है। इसके बाद में शिरोरेखा का प्रयोग। शिरोरेखा, ये शिरोरेखा क्या होती है? याद आया कुछ? सिर के ऊपर रेखा। जैसे मान लो मैंने सबसे ऊपर नाम लिखा है देवनागरी, लिखा है ना।
इसके ऊपर मैंने लाइन खींची है ना, प्रत्येक शब्द के ऊपर हम लाइन खींचते हैं ना, ये लाइन क्या कहलाती है? शिरोरेखा। अंग्रेजी में क्या ऐसे लाइन खींचते हैं हम ना, नीचे लाइन खींचते हैं उसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। हिंदी में कहते हैं ना रेखांकित, रेखांकित पद भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में होता है अंडरलाइन। लेकिन जैसे अंग्रेजी में अंडरलाइन खींची जाती है, वैसे क्या अंग्रेजी में ऊपर भी लाइन खींची जाती है? बिल्कुल नहीं। यानी अंग्रेजी में शिरोरेखा का कोई प्रयोग नहीं होता है, उर्दू में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है, और हिंदी में शिरोरेखा का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवनागरी लिपि में जो जो भाषाएं हैं, उन समस्त भाषाओं में शिरोरेखा का प्रयोग होता है। उसके बाद में है उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। हम जैसा उच्चारण करते हैं वर्ण वैसे ही लिखते हैं। हमने अगर ए बोला है तो ए लिखेंगे, क बोला है तो क लिखेंगे। अनुनासिक और अनुसार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह निकले, अलग अलग चिन्ह होते हैं। इनमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है, कोई विशेष बात नहीं, ये समझ गए होंगे आप इसमें भी। अक्षरों में सुडौलता तथा वर्ण गोलायों से युक्त। इनके जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, वो भी काफ़ी सुंदर हैं। अपने हिंदी के जो वर्ण हैं, देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले जो शब्द हैं, उनमें भी सुंदरता है। वर्णों की स्पष्टता, वर्ण बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। हम हिंदी में लिखते हैं ज्ञान और अंग्रेजी में लिखते हैं नॉलेज। अब अंग्रेजी की स्पेलिंग है, उसमें कितना स्थान घेरा गया, और उसका हिंदी अनुवाद लिखा हमने ज्ञान, उसमें कितना स्थान घेरा गया, इतना अंतर। उसके बाद में वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। वर्णों का जो विभाजन किया गया है स्वरों में, व्यंजनों में, फिर उनका वर्गीय व्यंजन बनाना, उष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, जो भी तरह तरह के दिए गए, उन सब में एक वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों आपके सामने एक प्रारूप ये दिखाई दे रहा है कि हिंदी की विभिन्न बोलियों के लेखन में देवनागरी लिपि की अनेक रूपता थी, अतः भारत सरकार द्वारा उसका जो मानक स्वरूप निर्धारित किया गया वह इस प्रकार है। पीछे की वीडियो में मानक भाषा बोल करके हमने चर्चा भी की थी, यहाँ पर ये अपना मानक स्वरूप में मिल गया। सबसे पहले स्वर लिखें, फिर स्वर के नीचे मात्राएं लिखी हुई है। ए स्वर होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा उसके नीचे दर्शा दी, छोटी ई की मात्रा दर्शा दी, बड़ी ई की मात्रा दर्शा दी। इसी तरह से ओ औ तक जो स्वर हैं उनकी मात्राएं दर्शाई हुई है। आप जूम करके भी देख लेना इनकी जो फोटो प्रति है उसको। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग, इनके मात्राएं हैं। अनुनासिक चिन्ह है, उसमें चंद्र बिंदु लगता है। उसके बाद व्यंजन है, उसके बाद में संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद हल चिन्ह, जिसे हम हलंत बोलते हैं। इसके बाद में ग्रहित वर्ण, जैसे ओ ग्रहित स्वर है। इसके अलावा क, ख, ग, ज, फ अन्य भाषाओं से ली गई नई ध्वनियाँ, ये अपनी देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि मैंने आपको बताया था ना, 52 वर्ण स्वीकार किए गए, 52 व्यंजन या 52 वर्ण स्वीकार किए गए। इसके बाद में देवनागरी अंक और उसके बाद में भारतीय अंक। तो विद्यार्थियों, ये है अपनी हिंदी का मानक स्वरूप, जो भाषाविदों ने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया और जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अपना ये लिपि का विषय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।